नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 92। आज एक मरीज को किया गया डिस्चार्ज। अब तक 52 मरीज हुए स्वस्थ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवालियापन कार्रवाई शुरू करने के लिए चूक की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की। चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 4 सार्वजनिक उपक्रम की घोषणा। केंद्र ने राज्यों के कर्ज की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 5% किया। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा। और उत्तराखंड में फंसे पश्चिम बंगाल के करीब 1200 लोगों को आज श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से किया गया रवाना। यात्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार का जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। कल देर रात देहरादून जिले के एक व्यक्ति की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। 27 साल का यह व्यक्ति 14 मई को मुंबई से लौटा था और रिपोर्ट मिलने के समय होम क्वारंटीन में था। आज कोविड-19 संक्रमित एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में अब तक 52 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 39 एक्टिव मामले हैं। राज्य में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट लगभग 57% है। इसी बीच एनडीएमए ने लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को इसे 31 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। उन्होंने बताया कि चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 4 सार्वजनिक उपक्रम बने रहेंगे, लेकिन निजी क्षेत्र को भी इसमें भाग लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। एक लिस्ट हो जहां पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए, ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा और बाकी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आकर काम कर सकते हैं। दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने के लिए डिफॉल्ट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे ज्यादातर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग दिवालियापन की कार्रवाई के मानकों से बाहर आ जाएंगे। 1 साल तक इससे संबंधित कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने के बारे में उन्होंने बताया कि तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी छोटे मोटे उल्लंघन को अपराध नहीं माना जाएगा, जिससे न्यायालयों में मामलों का बोझ कम होगा। भारतीय कंपनियां विदेशी शेयर मार्केट में अपनी सिक्योरिटी सीधे तौर पर लगा सकती हैं। कोविड-19 से जुड़े हुए कर्ज के कारण डिफॉल्ट होने पर दिवालियापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, जो मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर उद्योग है। कोई नई कार्रवाई दिवालियापन की इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात है, चाहे उससे कर्ज है, बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है। सरकार ने राज्यों के कर्ज की सीमा को उनके सकल घरेलू उत्पाद का 5% कर दिया है। यह सीमा पहले 3% थी। इससे राज्यों की संसाधन राशि में 4,28,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यह छूट राज्यों को तभी मिलेगी जब वे निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे। अब जो नेट बोरिंग की बात आती है, उसमें राज्यों ने मांग की थी कि जो उनका
सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके 3% की बजाय, यानी कि उनकी जीएसडीपी के 3% की बजाय 5% किया है, जो लगभग 70% की वृद्धि है। जो अभी भी हमने इससे पहले उनको अनुमति दी थी कि जो आपका 3% भी है, आप उसका ज़्यादा पैसा पहले रेज कर सकते हो, पहले तिमाही में, इन 2 महीनों में। उसमें भी केवल 14% तक ही उन्होंने अपनी जो ऑथराइज लिमिट थे उसका बोरो किया है। 86% अभी तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए और 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे लगभग 300 करोड़ कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ % ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। उत्तराखंड में फंसे विभिन्न राज्यों के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आज राज्य के विभिन्न जिलों में फंसे पश्चिम बंगाल के लगभग 1200 लोगों को हरिद्वार से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना किया गया। आपको बता दें कि यह पहली ट्रेन है जो उत्तराखंड में फंसे लोगों को लेकर राज्य से बाहर गई है। उत्तर रेलवे के मंडलीय अपर महाप्रबंधक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर इन लोगों को वापस पश्चिम बंगाल के लिए भेजा गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन वेस्ट बंगाल कृष्णा नगर जा रही है। इसमें टोटल 1190 पैसेंजर जा रहे हैं। ये नॉन स्टॉप ट्रेन जा रही है और ये कृष्णा नगर में ही रुकेगी। रेलवे का रूल सिर्फ ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर डिमांड करती है कि हम यहाँ से ट्रेन इस डेस्टिनेशन के लिए चलाना चाहते हैं, तो उसमें रेलवे उसके हिसाब से ट्रेन चला रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड सरकार से निवेदन किया होगा कि हमारे प्रदेश के जो भी प्रवासी लोग हैं उनको आप भेज दीजिए। उत्तराखंड सरकार ने रेलवे को रिक्वेस्ट दिया कि हमको ये ट्रेन इस डेट में चलाना है, हम लोग ट्रेन चला रहे हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन से जाने वाले लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही इनकी यात्रा का खर्चा केंद्र और राज्य सरकार ने उठाया है। सभी यात्री व्यवस्थाओं से खुश नजर आए। बहुत अच्छा, आप लोग को परिसेवा बहुत अच्छा है। आप लोग हम लोग को जो इतना दिन परवरिश किए, बहुत अच्छा है। आप लोग को व्यवहार भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग को कोई चीज़ के दिक्कत नहीं हुआ। बहुत आप लोग ध्यान दिए। बहुत अच्छा व्यवस्था किया है जाने के लिए। तो पहले बस से हम लोग हरिद्वार आए थे और हरिद्वार से अभी ट्रेन में जा रहे हैं घर कलकत्ता। तो थैंक यू। बस में भी कोई परेशानी नहीं हुई और जब बहुत अच्छी व्यवस्था था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का लाभ राज्य के सीमांत लघु किसानों और छोटे उद्योगों को भी मिलने की उम्मीद है। चंपावत जिले के डेयरी संचालक कृष्णचंद्र पुनेठा का कहना है कि सरकार के फैसलों से प्रवासी और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादकों को बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने से पलायन को रोकने में भी मदद मिल सकेगी। डेयरी उद्योग और बेमौसमी सब्जी के उद्योग से यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और आत्मनिर्भरता के साथ साथ यहाँ का जो पलायन है वो भी रुकेगा। मुख्य रूप से इस समय जो काश्तकारों के सामने एक समस्या पैदा होगी वो मार्केटिंग की होगी। अगर हम उनको सुविधाओं के साथ साथ मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवा पाए तो निश्चित रूप से यहाँ के जो हमारे छोटी जोत के काश्तकार हैं उनको आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत अच्छा सुहावना अवसर मिलेगा। जिले में लघु उद्योग से जुड़े सतीश जोशी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा से नए उद्योगों को लगाने में भी सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा बहुत अच्छी लाई गई है। इससे उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। कि हम कई जैसे पिरोल से संबंधित दूसरे तीसरे कई ऐसे उद्योग हैं जो पहाड़ में ही जो सरकार की नई स्कीम है इसके तहत वो कर सकते हैं। हम भी इस इकाई को और बढ़ाने की नई स्कीम के तहत और बढ़ाने का वो सोच रहे हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जो किया है हमने सूक्ष्म उद्योगों के लिए MSME के अंतर्गत, उसको स्पष्ट कर दे तो उससे और युवकों को काफ़ी बल मिलेगा।
युवा मनीष भट्ट ने कहा कि सरकार के फैसले से युवाओं का कृषि और बागवानी के प्रति रुझान बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो केंद्र सरकार द्वारा पैकेज की घोषणा की गई है, उसमें आधारभूत जो सुविधाएं हैं कृषि पर, उस पर कार्य करने पर विचार किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे युवा हैं वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से या किसी सहकारी संस्था के माध्यम से जुड़ करके अपने ही स्वयं जो कृषि आज तक घाटे का सौदा साबित होती थी, उस पर, जड़ी बूटी पर, फूलों के उद्योग के ऊपर और उन्हीं के प्रसंस्करण और भंडारण पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। इस पर जो स्टार्टअप आदि हैं वो भी शुरू हो सकते हैं, स्वयं की मार्केटिंग की जा सकती है। इस पर भी युवा मिलकर के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। आईआईटी रुड़की ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए आम उपयोगी वस्तुओं के स्टरलाइजेशन के लिए एक मशीन तैयार की है। इस मशीन का उपयोग सरकारी और निजी दफ्तरों के अलावा हवाई अड्डों, शैक्षणिक संस्थानों, शॉपिंग मॉल और अन्य जगहों पर किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक विमल चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यह खास तरह की मशीन है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से वस्तुओं को सैनिटाइज करती है। Sterilizer that we have designed and got it fabricated at IIT Roorkee, for which prototype has been given to Municipal Corporation Haridwar, has unique feature that it disinfects or sterilizes the various common accessories that we always keep with us in continuous mode, whereas the sterilizers that are available in the market are generally they operate in the batch mode or they are on bench scale. संस्थान के शोध छात्र तनवीर ने बताया कि इस मशीन से मोबाइल, दस्तावेज, फाइल, वॉलेट जैसे सामान सैनिटाइज हो सकेंगे, जिससे कोविड-19 के संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। जो आम आदमी है वो उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स काफ़ी हैं, बट जो उनकी एक्सेसरीज है, पब्लिक एक्सेसरीज, उसको डिसइंफेक्ट करने का अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्स हैं, कीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, तो ये सिस्टम उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आईआईटी रुड़की की टीम के साथ शेयर किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10-15 दिन की मेहनत के साथ इसको रिजल्टेंट में लाए और एक अच्छी रिसर्च के साथ इसकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, इसकी पूरी टेस्टिंग करते हुए ये मशीन बनाई। हरिद्वार स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने भी एक बड़ी सैनिटाइजिंग मशीन तैयार करके प्रशासन को सौंपी है। इस मशीन की विशेषता यह है कि यह कम समय में काफी बड़े क्षेत्र को सैनिटाइज कर सकती है। कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज करने के लिए यह मशीन बेहद उपयोगी साबित हो रही है। BHEL द्वारा बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन के लिए BHEL मिस्टर नाम से एक अत्याधुनिक मशीन का निर्माण किया गया है, जिससे बहुत दूर तक सैनिटाइज़र की मिस्ट को 15 से 20 फीट दूरी तक एक साथ छोड़ा जाता है। इस मशीन को ट्रक पर लगाकर पूरे शहर में घुमाकर उसका सैनिटाइजेशन किया जा सकता है और BHEL टाउनशिप और ज्वालापुर एरिया में इसका प्रयोग करके बड़े अच्छे से इसका सैनिटाइजेशन किया गया। इस बीच सफाई कर्मी और नमामि गंगे से जुड़े लोग सफाई के काम में लगातार जुटे हुए हैं। गंगा घाटों सहित शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता कर्मी 8-8 घंटों की 3 पारियों में काम कर रहे हैं। गंगा की सफाई का काम डेली कराया जाता है, सैनिटाइजर भी किया जाता है और ब्लीचिंग से जो घाटों के आसपास के जो होते हैं उसमें ब्लीचिंग डाला जाता है और जो बाजार का एरिया उसमें भी डेली की डेली सैनिटाइजर कराया जाता है और 3 शिफ्ट में कार्य कराया जाता है, रात में भी कार्य कराया जाता है। यहाँ पर इस समय बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमारी जो नमामि गंगा की टीम है बिल्कुल जुझारू होकर घाटों पे काम कर रही है। कूड़ा करकट बिल्कुल साफ, गंगा जी का पवित्र जल बिल्कुल साफ चल रहा है। डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है। घाटों से जो कपड़ा निकलता है, गंगा जी में कपड़ा निकलता है, पूरी टीम लगी हुई है। कूड़े के उठाने के लिए हम सुबह से आते हैं जी 6 बजे से और 2 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है। नीचे से भी उठाते हैं हम कूड़ा, घर में से भी लेते हैं। और उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 92। आज एक मरीज को किया गया डिस्चार्ज। अब तक 52 मरीज हुए स्वस्थ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवालियापन कार्रवाई शुरू करने के लिए चूक की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की। चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 4 सार्वजनिक उपक्रम की घोषणा।
केंद्र ने राज्यों के कर्ज की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 5% किया। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा। और उत्तराखंड में फंसे पश्चिम बंगाल के करीब 1200 लोगों को आज श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से किया गया रवाना। यात्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार का जताया आभार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।